हेलो गर्ल्स, हम कैल्शियम का चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज हम कैल्शियम के अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे। जब हम अपने भोजन में कैल्शियम ग्रहण करते हैं तो पाचन के बाद कैल्शियम का अवशोषण छोटी आंत के ऊपरी भाग में होता है, जिसकी मात्रा शारीरिक अवस्था पर एवं शारीरिक आवश्यकता पर निर्भर करती है। वृद्धि, गर्भावस्था एवं धात्री अवस्था में इसका अवशोषण अधिक होता है। भोजन में आप कैल्शियम किसके साथ खा रहे हैं, वह बाधक कारक है या सहायक कारक, उस पर भी कैल्शियम का अवशोषण निर्भर करता है। आज हम इन्हीं सहायक एवं बाधक कारकों को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम करेंगे सहायक कारक। सहायक तत्व वे कारक होते हैं जो कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होते हैं तथा उनकी उपस्थिति से कैल्शियम के अवशोषण की मात्रा बढ़ जाती है। अब हम एक एक करके ये सहायक कारक पढ़ेंगे। सबसे प्रथम है प्रोटीन। प्रोटीन कैल्शियम के अवशोषण दर को बढ़ा देता है। प्रोटीन में लाइसिन नामक अमीनो अम्ल उपस्थित रहता है और इस अमीनो अम्ल की उपस्थिति से कैल्शियम का अवशोषण में 50% तक की वृद्धि हो जाती है। दूसरा सहायक कारक है विटामिन डी। भोजन में विटामिन डी की उपस्थिति से कैल्शियम का अवशोषण दर बढ़ जाता है। विशेषकर शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, गर्भावस्था, दुग्धपान अवस्था, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस आदि की स्थिति में विटामिन डी की उपस्थिति में कैल्शियम का अवशोषण बढ़ जाता है और उपरोक्त सभी अवस्थाओं में कैल्शियम की मांग भी बढ़ जाती है। विटामिन डी कैल्सिफिकेशन क्रिया में भी सहयोग करता है। तीसरा सहायक कारक है विटामिन सी। विटामिन सी कैल्शियम अवशोषण में सहायता प्रदान करता है क्योंकि यह एक अम्लीय वातावरण प्रदान करता है। पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी कैल्शियम के अवशोषण में बहुत ही धनात्मक भूमिका निभाता है। क्षारीय माध्यम में कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो पाता है क्योंकि क्षारीय माध्यम में कैल्शियम अघुलनशील होता है। रिकेट्स से पीड़ित बालकों के आहार में कैल्शियम के साथ साथ सिट्रिक एसिड या लैक्टिक अम्ल युक्त आहार भी दिया जाता है ताकि कैल्शियम का अवशोषण ठीक प्रकार से हो सके। अगला सहायक कारक है हमारा लैक्टोज। लैक्टोज शर्करा कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ा देती है। दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। कैल्शियम का अवशोषण मुख्यतः छोटी आंत के प्रारंभिक भाग में होता है, जहां लैक्टोज लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। कैल्शियम लैक्टिक अम्ल में घुलनशील होता है, अतः यह लैक्टिक अम्ल में घुल जाता है, जिससे उसका अवशोषण अधिक मात्रा में होता है। चूँकि दूध में कैल्शियम, फास्फोरस, लैक्टोज एवं विटामिन डी प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है, इसलिए दूध कैल्शियम से प्राप्ति का एक सर्वोत्कृष्ट साधन बन जाता है। अगला सहायक कारक है हमारा कैल्शियम की मात्रा बढ़ाने से। यदि हम आहार में कैल्शियम की मात्रा बढ़ा दें तो कैल्शियम की अवशोषण की दर भी बढ़ जाती है। इसके लिए विद्यालय में जाने वाले कुछ बच्चों पर शोध भी किया गया, जिससे यह निष्कर्ष निकला कि जिन बच्चों के आहार में अत्यधिक कैल्शियम युक्त भोजन दिया गया उनमें कैल्शियम अवशोषण की मात्रा अधिक थी। अगला हमारा कारक है फास्फोरस। कैल्शियम का पूर्ण एवं सही अवशोषण फास्फोरस की उपस्थिति में ही होता है। कैल्शियम का सही अवशोषण के लिए कैल्शियम एवं फास्फोरस का अनुपात 1:1 होना चाहिए। इन दोनों लवणों का असंतुलित मात्रा में अनुपात कैल्शियम अवशोषण की दर को घटा देता है। फास्फोरस की अनुपस्थिति में कैल्शियम का कोई भी महत्व नहीं रह जाता है। अंतिम सहायक कारक है हमारा शारीरिक आवश्यकता। कैल्शियम का अवशोषण शारीरिक आवश्यकता पर भी निर्भर करता है।
जब कभी शरीर में कैल्शियम की मांग बढ़ जाती है तब इसके अवशोषण दर भी बढ़ जाती है। यही कारण है कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, गर्भावस्था, दुग्धपान अवस्था, रिकेट्स आदि की स्थिति में कैल्शियम के अवशोषण 50% तक बढ़ जाता है। यानी कि जब वृद्धि का समय होता है तो कैल्शियम का अवशोषण अधिक होता है एवं वृद्धावस्था में यह अवशोषण स्वतः ही कम हो जाता है। अब हम करेंगे कैल्शियम अवशोषण के बाधक कारक। सबसे प्रथम बाधक कारक है वसा तथा वसीय अम्ल। भोजन में वसा की अधिक मात्रा कैल्शियम के शोषण में बाधा उत्पन्न करती है। वसीय अम्ल कैल्शियम के साथ मिलकर एक अघुलनशील पदार्थ कैल्शियम का साबुन या सोप ऑफ कैल्शियम बनाता है, जिसके फलस्वरूप कैल्शियम का अवशोषण शरीर में ठीक प्रकार से नहीं हो पाता और वह कैल्शियम मल के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है। दूसरा बाधक कारक है रेशा। भोजन में रेशे का अधिकता भी कैल्शियम अवशोषण में बाधा होती है। रेशे की मात्रा अत्यधिक होने से आंतों की क्रमानुकुंचन गति अनावश्यक रूप से बढ़ जाती है, जिससे कैल्शियम का पूर्ण अवशोषण नहीं हो पाता। तीसरा बाधक कारक है कैल्शियम एवं फास्फोरस का उचित अनुपात। कैल्शियम के शोषण के लिए कैल्शियम एवं फास्फोरस का उचित अनुपात में होना बहुत ही आवश्यक है। यदि इन दोनों के लवणों के अनुपात में असमानता रहती है तो कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो पाता। इन दोनों लवणों के अनुपात में बहुत अधिक विषमता होने से कैल्शियम फास्फोरस के साथ मिलकर कैल्शियम फॉस्फेट नामक यौगिक बना लेता है। यह यौगिक कैल्शियम अवशोषण में बाधा प्रदान करता है। कैल्शियम के अवशोषण के लिए इन दोनों लवणों का उचित अनुपात 1:1 में रहना चाहिए। इन दोनों लवणों का असंतुलित मात्रा कैल्शियम अवशोषण की दर को घटा देता है और फास्फोरस की अनुपस्थिति में कैल्शियम का कोई भी महत्व नहीं रह जाता। अगला बाधक कारक है हमारा फॉस्फेट एवं फाइटिक अम्ल। भोज्य पदार्थों में फॉस्फेट व फाइटिक अम्ल की अधिकता कैल्शियम के अवशोषण में बाधा पहुंचाती है। फाइटिक अम्ल कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम फाइटेट नामक अघुलनशील यौगिक बना लेता है। फाइटिक अम्ल में उपस्थित फास्फोरस के अवशोषण वाले फाइटेस नामक एंजाइम की उपस्थिति में ही होता है, परंतु मनुष्यों में वह एंजाइम उपस्थित नहीं रहता है। इसलिए यह कैल्शियम एवं फास्फोरस दोनों के ही अवशोषण में बाधा उत्पन्न करता है। अनाजों, दालों एवं तिल बीजों के बाहरी छिलकों में फाइटिक अम्ल की अधिक मात्रा में उपस्थिति रहती है। अगला बाधक कारक है ऑक्सैलिक अम्ल। फाइटिक अम्ल की तरह ही ऑक्सैलिक अम्ल कैल्शियम के अवशोषण में बाधक होता है। यह कैल्शियम के साथ मिलकर अघुलनशील कार्बनिक पदार्थ जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट बना देता है। इस यौगिक की घुलनशीलता नहीं होने से छोटी आंत में कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो पाता है। पालक में कैल्शियम एवं ऑक्सैलिक अम्ल दोनों ही अधिक मात्रा में रहते हैं। पालक का कैल्शियम ऑक्सैलिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्सलेट बना देता है। इसलिए पालक का कैल्शियम का अवशोषण शरीर में नहीं हो पाता है। इसलिए अगर हम कहते हैं कि पालक जो है वो कैल्शियम का उत्कृष्ट साधन है तो ये बात पूर्णतः गलत है। अगला बाधक कारक है छोटी आंतों का क्षारीय माध्यम। छोटी आंत में कैल्शियम का अवशोषण तभी ठीक प्रकार से हो पाता है जब उसमें उपस्थित आंत्र रसों का पीएच सामान्य हो। यदि पीएच सामान्य से अधिक हो जाता है और वो क्षारीय हो जाता है तो कैल्शियम का अवशोषण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। कैल्शियम क्षारीय माध्यम में आंत रसों से प्रतिक्रिया करके
ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट नामक अघुलनशील पदार्थ बना देता है। इसलिए कैल्शियम शरीर में अवशोषित न होकर मल के साथ शरीर से बाहर विसर्जित हो जाता है। अंतिम बाधक कारक है तांबा। भोज्य पदार्थ में तांबे की अधिकता भी कैल्शियम अवशोषण में बाधा उत्पन्न करती है। इसी तरह मैग्नीशियम की अधिकता भी कैल्शियम अवशोषण के लिए बाधक साबित होती है। इसलिए जब हम भोजन करते हैं तो हमें ये सोच समझ के खाना चाहिए कि हम जो भोजन कैल्शियम के लिए कर रहे हैं वह बाधक कारक के साथ कर रहे हैं या सहायक कारक के साथ कर रहे हैं। इसलिए हमको हमारा भोजन सहायक कारकों के साथ करना चाहिए, जिससे कैल्शियम का अवशोषण ठीक प्रकार से शरीर में हो सके। थैंक यू गर्ल्स।